जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम तैयारी करेंगे प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम की तैयारी। आपको यहाँ साइंस से आपको 60 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो जैसे एग्जाम में आपके एग्जाम के सिलेबस में लिखा है कि 9th और 10th का होगा, लेकिन क्या आप केवल 9th और 10th को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं बिना 6, 7, 8 को पढ़े? बिल्कुल नहीं है, संभावना ही नहीं है ना। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन जो फ्रेशर होगा या फिर जो फ्रेशर नहीं भी होगा उसके लिए यदि केवल साइंस इंपॉर्टेंट रखता है अधिक अंक के लिए, उसके लिए वो डायरेक्ट 9th और 10th को डायरेक्ट नहीं पढ़ सकता। दूसरी बात, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 9th और 10th के छोड़कर वो 7 और 8 में है, तब कैसे करेंगे? इसलिए आपको कंप्लीट तैयारी करना है ताकि कहीं से छूटे ना। 430 पद के लिए इसमें विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप 100 नंबर के प्रश्न में 80 नंबर ला लेते हैं, इसका मतलब आपका जॉब फिक्स है। ठीक है, तो 60 नंबर हम यहाँ से तैयारी करने वाले हैं साइंस के प्रश्नों से। इसके बाद हम जो 15-16 का जो प्रश्न का टेस्ट है, वो जो विभिन्न एग्जामों में विभिन्न स्टेटों में किसके द्वारा पूछा गया है, साइंस सेक्शन से पूछा गया, उसको हम कवर करेंगे पूरे इसको करने के बाद, कभी कभी बीच बीच में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। अब ये अलग करने का मतलब क्या है, हम आगे इस वीडियो में समझ लेंगे। अलग करना का मतलब होता है कभी कभी अलग करने की आवश्यकताएं पड़ जाती है। जैसे आप दुकान से लेके आए चावल, और चावल में यदि आप एक दो बार बनाए, आपको कंकड़ महसूस हुआ खाते समय, तब आप क्या करेंगे जी, उस चावल में जितना भी कंकड़ है आपको निकालना पड़ेगा। इसे वो कहा जाता है पृथक्करण, है ना। किसी पॉजिटिव सोच से यदि किसी चीज को अलग किया जाए तो हमारा पृथक्करण कहलाता है। तो पृथक्करण की बहुत सारी विधियां, अब हम उसी विधियों पर चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले विधि है हाथ से बिनना। जैसे हमारे घर में माताएं बहनें करती हैं, चावल को हाथ से बिनती है। सबसे पहले ये हमारा पृथक्करण विधि हाथ से बिनना, ये बहुत इजी है, आप इमेज देख के बता दोगे। दूसरा है चालन विधि। चालन मतलब आप चाल सकते हो, यहाँ पे रेत को चाला जा रहा है, यहाँ पे आटे को चाला जा रहा है ना, ताकि जो मोटे पार्ट्स हैं, जो बड़े पार्ट्स हैं, वो ऊपर छन्नी के ऊपर ही रुक जाए। अब चालते क्यों है? क्योंकि कभी कभी आटा खराब हो जाता है, तो उसकी आटा खराब हो गया या फिर उसमें कुछ और मोटापन आ गया, तब उसको चाल लग जाता है। कभी कभी हमको बारीक रेत रेत चाहिए, तो इसकी चलनी की मदद से बारीक रेत नीचे गिर जाएगा और मोटा रेत यहाँ बगल में आ जाएगा। तो इस वजह से हमको चालने की आवश्यकता पड़ती है। तो चालते क्यों है? चलन विधि से क्या होगा, एक छन्नी होगा, एक छन्नी है ना, ये छन्नी है, ये छन्नी है। इस छन्नी में कुछ छेद रहते हैं, यदि इस छेद से छोटे दाने या फिर छोटे रेत के कण गिर जाते हैं, बाकी जो बड़े कण हैं वो छन्नी के ऊपर ही रह जाते हैं, तो इसमें मोटा और पतला कण दोनों अलग हो गया। अब जो यूज करना है करते रहिए। तो ये हो गया हमारा चालन विधि। अगला है उड़ावनी या फिर फटकना, जिसको हम निष्पावन भी कहते हैं। याद रखिएगा, जैसी नाम पूछेगा ना, उड़ावनी, फटकना और निष्पावन, तो आपके होश के तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी बातों को भी आपको याद करके चलना है। उड़ावनी सिंपल, यदि आप गांव वाले हैं, घर के किसान के बेटे, तो आपको पता होगा, धान को, है ना, मिंजने के बाद या फिर धान को मिंजने के बाद उसमें जो रेत कण भूसा उसा रहता है, उसे अलग करने के लिए वो उड़ाते हैं, है ना। यहाँ सिंपल जो प्राकृतिक एयर है उसे उड़ाया जा रहा है, लेकिन यदि इसके पीछे यदि कोई फैन लगा है, तो ये फैन तीव्र गति से इसको स्पीड से हवा को फेंकेगा। उससे क्या होगा, जो भारी चीजें हैं वो यहाँ पे रुक जाती है, और जो हल्की चीज है वो थोड़ा दूर जाकर रुकती है। इससे जो भारी चीज धान और हल्की चीज उसका जो भूसा है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने पृथक्करण देखा। दूसरी हम यहाँ देखेंगे चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है। चुंबक वाले पार्ट में आप पढ़ोगे, जैसे ही आप चुंबक को रेत में भी फेंक दोगे ना, तो कुछ चुंबक में छोटे छोटे गोटियां चिपक जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लौह गुण है। ठीक है, यदि कोई कचरा है बहुत सारा, कौन सारा कचरा किसका है? लोहे का है, निकल का है, तांबा का है, जो है, तो इस यदि लौह पदार्थों को यदि आपको अलग करना है, तो आप इस प्रकार से बड़े बड़े क्रेन की मदद से लौह पदार्थ को अलग कर सकते हैं, ताकि आपका जो अलौह चुंबकीय मतलब चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ दोनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाल भी सकते हैं रेत से। यदि रेत बारीक है, लोहा बड़ा, तो आप चाल के अलग कर सकते हैं। चुंबक द्वारा अलग कर, देखिए चुंबक है हाथ में, चुंबक द्वारा अलग कर सकते हैं। चुंबक जैसे ही उस रेत में रखेंगे, तो जो लोहे के कण होंगे इस चुंबक पर आकर चिपक जाएंगे और शेष नीचे बैठ जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि कौन चुंबक है और कौन नहीं है। निथारने का मतलब होता है, यदि पानी में कुछ घुला हुआ है, पानी में कुछ रेत घुला है, कुछ मिट्टी घुला है, तब शांति से उसको नीचे बैठने दीजिए और ऊपर का पानी निकाल लीजिए धीरे धीरे। इसी को बोलते हैं निथारना।
ये देखिए यहाँ पे रेत घुला हुआ है या मिट्टी घुला हुआ है, ये नीचे पड़ा हुआ है तल में। धीरे धीरे यदि हम पानी को अगर अलग करते हैं तो शुद्ध जल अलग हो जाता है और नीचे जो मिट्टी था वो एक जगह एकत्रित हो गया है। इसी को कहा जाता है निधारना। ठीक है, अगला है भारण। अगला होता है भारण। भारण में एक हमने गंदा जल लिया, गंदा जल में हमने कुछ फिटकिरी डाले, फिटकिरी डालते ही कुछ मिट्टी के जो तत्व है या फिर गंदे जल है उन फिटकिरी के प्रभाव में आकर वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं। ठीक है, फिटकिरी को हम पानी साफ करने के लिए भी उपयोग करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया को हम भारण के नाम से जानते हैं। तो भारण कब यूज किया जाता है, जब गंदा पानी है, गंदा पानी में यदि हम फिटकिरी डाल देते हैं, फिटकिरी डालते ही जो पानी है भारी होकर, जो नीचे गंदगी हो भारी होकर नीचे बैठ जाती है, इसको हम कहते हैं भारण विधि। अब समझेंगे अपकेंद्रण विधि क्या होती है। अपकेंद्रण विधि से दूध दही का जो लेमना निकालने, मक्खन जो निकालते हैं वो अपकेंद्रण विधि आते हैं। देखिए अपकेंद्रण क्या होगा, दो ऐसी चीजें हैं, है ना, ये एक पट्टी है, इस पट्टी पर हमने कुछ रखा है ना, जैसे घुमाते जाएंगे तो ये जो चीजें हैं वो घूमती जाएंगी। घूमने की वजह से क्या है, ये आपस में दीवार में टकरा कर उसमें से जो भारी चीजें हैं वो नीचे बैठ जाती है। तो इसको हम कहते हैं अपकेंद्रण। यहीं से क्या निकाला जाता है, आपके दूध से मक्खन निकालने का काम अपकेंद्रण विधि से किया जाता है। अपकेंद्रण विधि का उपयोग माताएं बहनें जो है एक रस्सी लेकर और जो दाल घोटनी आता है ना, उससे अपकेंद्रण विधि द्वारा मक्खन अलग किया जाता है। और ये हमारे इलेक्ट्रिक या फिर हस्तचलित अपकेंद्रण मशीन है, हस्तचलित अपकेंद्रण मशीन है ये। अगला होता है छानना विधि। छानना, आपके घर में जो आप कैंट यूज करते हैं पानी साफ करने के लिए, उसमें एक बहुत कागज की पतली परतें होती है जिसमें पानी ही बाहर जा सकता है, फिर पानी उसको पार कर सकता है, उसमें घुली हुई। देखिए छानने से क्या होता है, जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है वो बाहर आते हैं, ठीक है ना, मतलब चालने से। लेकिन छानना क्यों जरूरी है, जो पानी में जो गंदगी जो घुले हुए है ना, वो सिमेट्रिक या सिमेरिक की एक परत आती है, उससे धीरे धीरे छनते रहते हैं, जिसको हम वाटर पी सकते हैं बाद में। या मिट्टी को, जो मिट्टी के धूल कण होगा एकदम बारीक जिसको आप आंख से नहीं देख सकते, वैसे चीजों को यहाँ पे रोका जाता है, इसको कहते हैं छानना। ठीक है, इसको हम कहते हैं छानना। अगला है वाष्पीकरण के द्वारा भी आप अलग कर सकते हैं जो चीजों को। वाष्पीकरण में क्या होता है, यदि आप नमक और जल का घोल लिए हैं, ठीक है, ये नमक और जल का घोल इस पात्र में सम्मिलित है, जैसे अब इसको गर्म करते जाएंगे तो पानी यहाँ से उड़ जाएगा और बचेगा लास्ट में नमक, मतलब हमने पानी और नमक को अलग कर लिया। ये उपयोग कब किया जाता है, तो वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है आपके समुद्र के किनारे बड़े बड़े जो खेत खलिहान होते हैं, वहां नमक की खेती करने के लिए पूरा पानी को फैला दिया जाता है। धीरे धीरे पानी वाष्पित हो जाता है और नीचे आपके व्हाइट कलर का नमक बन जाता है, जिसको बाद में फैक्ट्री में लाकर और परिष्कृत किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसके बाद वो खाने लायक होता है। तो वाष्पीकरण के द्वारा हम क्या चीज कर सकते हैं, तो यदि जल में कोई नमक घुला हुआ है उस चीज को हम अलग कर सकते हैं वाष्पीकरण के द्वारा। नीचे पात्र लिखा है, इसको जरूरत नहीं है। एक मिट्टी का बना एक कोई फ्लास्क होगा जिसमें आग लगाने पर एक गर्म होगा, मतलब वो ये कि गर्म होने के बाद पानी भाप के रूप में रुक जाती है और नमक नीचे तल पर बैठ जाती है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो नीला थोथा विलयन का क्रिस्टलीकरण, इसमें भी भारीपन जैसा कुछ काम होता है, क्रिस्टलीकरण, है ना। ये नीले थोथे का एक क्या दिख रहा है, इसमें विलयन दिख रहा है। अभी नीला थोथा जैसे मिलाएंगे तो इसमें जो भारी कण होंगे, है ना, आपस में जुड़कर नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद इसको आराम से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, आसवन विधि क्या कहा जाता है, आसवन विधि वो विधि होती है जिसमें कुछ चीजें गर्म होती है, गर्म होने के बाद भाप होती है, भाप बनाने के बाद उसको वापस ठंडा किया जाता है, तब हमको जल प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे नमक का विलयन ले लेते हैं, है ना, एक गिलास लिया, गिलास में हमने नमक और पानी को घोल दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहले सेटअप करना है। सिद्धांत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ से गर्म करेंगे, बाकी स्टेम है, जाली है, विलियन है, जो भी है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं केवल आपको तरीका बता रहा हूँ। ये फ्लास्क है, इसमें जल और नमक का विलयन है। ठीक है, जैसे ही ये गर्म होते जाएगा, ठीक है, ये भाप बनकर उड़ने लगेगा। याद रखिएगा, बहुत लोग बोलेंगे कि उसके साथ नमक भी उड़ेगा, तो नमक भाप बनकर नहीं उड़ता है, याद रखिएगा। भले ही आप उसने घोल दिया है ना, शक्कर या नमक को भी अलग कर सकते हैं, नमक और पानी को भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, भले ही आपने इसमें नमक घोल दिया है, लेकिन वो नमक जो है कभी भी वाष्प नहीं बन सकता। मैंने पहले ही बताया है कि पानी में नमक घुलता कैसे है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स के बीच वो नमक जाकर फंसता है,
तब हम उसको घुलना मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब भाप होता है, जब भाप से पानी वाष्पीकृत होता है तो केवल यहाँ से शुद्ध जल बाहर जाएगा, केवल जल H2O, है ना। किसी प्रकार का कोई घुला हुआ लवण या मीठा कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जैसे ही ये बाहर जाता है भाप के माध्यम से, तो ये पाइप से होते हुए ये भाप निकलता है यहाँ कांच की नली में, है ना। और यहाँ हमारा है ठंडा पानी, ठंडा होकर ये जो गैसें हैं ठंडा होने के बाद वापस पानी बन जाती है। अब ये आपके प्रैक्टिकल उदाहरण कहाँ पे होंगे, जैसे आप खाना बनाते हो, है ना, सब्जी बनाते हो, सब्जी बनाने के बाद कढ़ाई में आप जो ढक्कन ढकते हो, लास्ट में देखना जब पूरा ढक्कन उठाओगे तो ढक्कन के अंदर पूरा पानी रहता है। वो पानी वास्तविक में क्या है, जो सब्जी से, है ना, वाष्पीकृत होकर जो पानी आया था वो उस ढक्कन में रुका था, है ना। ढक्कन ठंडा होने की वजह से जो भाप वो भी ठंडा होकर वहां पे पानी के रूप में वो जम गया था, ठीक है। तो आसवन विधि क्या कहलाता है, कोई दो चीजों को, नमक और शक्कर या फिर पानी को अलग करने के लिए, पानी को अलग किया जाता है तो ये भाप के रूप में नली में आता है। इसी नली को जब हम ठंडा करते हैं या फिर ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तब ये भाप वापस पानी बन जाता है और ये होता है हमारा अशुद्ध जल। इसमें किसी भी प्रकार का लवण नमक घुला हुआ नहीं होता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या कहता है, ऊर्ध्वपातन का मतलब है, अभी हमने क्या देखा था कि कोई पानी रहता था, पानी को गर्म करते थे वो भाप बनता था, ठीक है, यही होता था ना। पानी को गर्म करते थे तो वो भाप बन जाता था, भाप बन के उड़ जाता था। लेकिन लेकिन अब क्या होगा, कोई ठोस चीज है, पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये बर्फ हो गया, है ना। इस बर्फ को गर्म करेंगे तो ये बनेगा पानी, इस पानी को और गर्म करेंगे तो ये बनेगा भाप। ये हमारा अभी तक हमने नियम में देखते आए हैं। लेकिन ऊर्ध्वपातन का मतलब ये जो बीच के जो है ना टर्म, पानी छूट जाता है, बर्फ सीधा भाप बन जाएगा। इसी प्रकार कपूर को जैसे ही आप जलाओगे या फिर वो सीधा भाप बनकर ऊपर आ जाएगा, वो पानी बनेगा ही नहीं। नियम ये कहता है कि यदि जो ज्यादा ठंडा है ना, उसको थोड़ा गर्मी देंगे तो पानी बनेगा, पानी को और गर्मी करेंगे तो भाप बन जाएगा। इसी को मेनली हम अभी तक पढ़ते आए हैं। लेकिन ऊर्ध्वपातन में ऐसा नहीं होता, है ना। यदि यहाँ पे कुछ क्या रखा गया है, आपका नमक और नौसादर का मिश्रण रखा गया या फिर जो भी होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम कपूर भी रख सकते हैं। कपूर को गर्म करने पर वो पानी के स्टेट में बिना पहुंचे सीधा भाप बन के उड़ जाता है, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। वैसी क्रिया जिसमें कोई भी चीज गर्म करने पर पानी ना बने, सीधा भाप बन जाए, है ना। पानी एक मिडिल फेज है, मिडिल स्तर है, लेकिन पानी ना बन के सीधा भाप बन जाता है, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बाकी आप नीचे फ्लास्क में क्या लिखा है इसको पढ़ते रहिए आराम से। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, थ्रेशिंग का मतलब होता है कूटना, पीटना, है ना। किसी मोटे या फिर स्थिर चीजों पर किसी चीज को पटकना थ्रेशिंग कहलाता है। ये भी इसमें देख लीजिए, एक किसान है अपना धान लेके आया और इस पत्थर पर पटक रहा है, इससे क्या होगा, जो मोटे अनाज है वहां पे अलग हो जाएंगे टूट के। तो थ्रेसिंग करने से क्या होता है, अनाज के जो बीज है या दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया, अलग करने की तरीका हो गया। अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ के किसी भी अनुपात में हो सकता है। मिश्रण में उसके अवयव गुण पाए जाते हैं, जैसे नमक का घोल बना दिया तो मिश्रण भी नमकीन होगा। इसके आधार पर उन्हें पृथक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किसी मिश्रण के अवयव को पृथककरण अवांछनीय अवयव को हटाना या फिर उपयोगी पदार्थ को प्राप्त करना होता है। देखिए, जब भी हम पृथककरण करते हैं तो हमको कुछ वांछनीय चीज, जो चीज हमारे लिए आवश्यक है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए ही हम पृथककरण के बहुत सारे टर्म्स को, बहुत सारे प्रकार को, बहुत सारे जो विधियां हैं उसको उपयोग करते हैं। मिश्रण के अवयव को एक या एक से अधिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। हाथ से बीन सकते हैं, उड़ा सकते हैं और बहुत सारे हैं। मिश्रण के अवयव को जैसे जैसे इसमें कहा गया है, अवयव को एक से अधिक द्वारा किया जाता है। जैसे हम बहुत सारे ये आटे हैं, है ना, ये धान है, इसमें कुछ भूसा है तो आप या तो इसको एक एक करके बिनो या फिर उसको हवा में उड़ाओ, तो भारी चीज नीचे बैठेगा, हल्की चीज निकल जाएगा। तो एक से अधिक विधि द्वारा भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। मिश्रण के अवयव को पृथक करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाथ से बिनना है, चालना है, उड़ावनी है, फटकना है, चुंबकीय पृथक्करण है, निथारना है, भारण अपकेंद्रण है, छानना, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, अवसार या फिर ऊर्ध्वपातन। इस प्रकार के इतने सारे विधियों का उपयोग हम पृथक्करण के लिए करते हैं। आज का वीडियो हमारा यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए इस चैनल के साथ।